हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल ऐसा आज है मैथमेटिक्स पर। दोस्तों अपन इस वीडियो के अंदर जो है अब नया जो चैप्टर है प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नया चैप्टर चालू हो रहा है नए तरीके से, बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से अपन इसको भी फिनिश करने वाले हैं। और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं और अगर आपको वो भी देखनी है प्यारे बच्चों, तो मिलेगी कहां पर आपको बता दूं मैं, मेरे अपने इस चैनल पर करना क्या है, चैनल पर जाना है। चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर आपको ओके करना है और वहां पर जो आपको कक्षा 10 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी उस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगी। ठीक है ना भाई, ये अपना पुराना कंटेंट रहा। अब अपन आज जो है चौथी प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं, द्विघात समीकरण। इसके बेसिक पार्ट के बारे में अपन बात करेंगे हर बार की तरह। इसके बेसिक जो भी सूत्र और परिभाषाएं होती है ना, वो इस क्लास के अंदर अपन फिनिश करेंगे। फिर अगली क्लास में अपन चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो अगर हाँ, और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो है शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, पर शेयर कीजिएगा। एक शेयर से नए बच्चे जुड़ेंगे और वो भी यहाँ से पढ़ेंगे, तो दोनों को लाभ होगा, बिल्कुल फ्री में मिलेगा पूरा कोर्स आपको यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी आवाज भी आ रही होगी मशीन की, क्योंकि पड़ोस में क्या मशीन चल रही है, तो अपन उसका बंद होने का वेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुबह भी चलती है वो 3-4-5 घंटे और शाम को भी चलती है 3-4-5 घंटे, तो फिर बंद होने का नाम नहीं लेगी वो, और चलती रहती है 6-7 दिन से लगातार ऐसा ही हो रहा है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, उसकी भी हल्की सी आवाज आपको इसमें आ रही होगी। ठीक है ना, क्योंकि लगातार उनके भी काम चल रहा है, तो अपन इतना वेट करेंगे 7-8 दिन, इसके बाद में भी रुके नहीं रुके भरोसा नहीं। 7-8 दिन से चल रही है काम से। चलिए बात करते हैं अपन बेसिक पार्ट की। भाई वैसे मेरी आवाज ज्यादा ही होगी उस मशीन की तुलना में, क्योंकि वो पड़ोस में चल रही है और मेरी आवाज बिल्कुल पड़ोस से पड़ोस के अपने पड़ोसी देश में चल रही है। द्विघात समीकरण, तो एक ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। देखिएगा ध्यान से, एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, एक ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ये तो परिभाषा हुई द्विघात समीकरण की। अब आगे क्या आता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी पहचान कैसे करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जहां पर a का मान जो है 0 नहीं होगा, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0, वह a b व c क्या है बेटा? वास्तविक संख्या है। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बात करते हैं। इसका विविक्तिकर सूत्र क्या होता है? विविक्तिकर सूत्र होता है b² माइनस 4ac, ये होता है विविक्तिकर सूत्र। फिर इसके बाद में इसकी 3 कंडीशन भी होती है। ये तो विविक्तिकर सूत्र हो गया। फिर क्या होता है? यदि द्विघात समीकरण क्या हो? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, तब ठीक है। पहली कंडीशन b² माइनस 4ac 0 से क्या हो? बड़ा। तब क्या होंगे? मूल वास्तविक व भिन्न। और फिर क्या होगा?
मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तब मूल का होंगे भाई वास्तविक व बराबर। तब मूल क्या होंगे? वास्तविक व बराबर। और इसमें भी मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। तीसरी कंडीशन आती है बेटा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या हो? छोटा हो, तब मूल काल्पनिक होंगे। मूल क्या होंगे बेटा? काल्पनिक, यानी अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है भाई। एक ही क्लास में अपन बिल्कुल पहले वाली स्पीड से भी और स्लो चलेंगे। अपने 3 चैप्टर हो चुके हैं, 3 प्रश्नावलियां हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब स्कूलें खुलेगी तब तक अपन चौथा भी खत्म कर चुके होंगे लगभग। तो 5वें चैप्टर के हिसाब से अपन बहुत ही अच्छे एवरेज में चल रहे हैं, क्योंकि प्रथम टेस्ट में लगभग आपके 3 चैप्टर आएंगे और वो प्रथम टेस्ट हो चुका है। इसके बाद में चौथी 5वीं प्रश्नावली आएगी, सेकंड टेस्ट में छठी भी आ सकती है आपके, या 7th वाली भी आ सकती है। जब तक अपन कवर कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आराम से चलेंगे बहुत ही स्लो मोशन में। और प्रयास ये रहेगा कि आपको मैं क्लास में ही जो परिभाषा रहेगी वो तो याद करवाता जाऊं, ठीक है ना भाई। सामान्य परिचय अपन पढ़ रहे हैं, सभी सूत्र और परिभाषा जिसके अंदर आ जाएगी। द्विघात समीकरण, एक ऐसा समीकरण जिसकी घात क्या हो? 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। एक ऐसा समीकरण जिसकी घात होनी चाहिए 2, उसे हम कहते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की पहचान कैसे करेंगे? तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी इस फॉर्मूले को देख के अपन पहचान करेंगे कि ऐसा होता है। तो ax की घात 2 + bx + c बराबर 0, जहां पर a ≠ 0, यानी a का मान कभी भी यहां पर 0 नहीं होगा। क्योंकि अगर बेटा a का मान 0 होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0, यानी घात 2 वाला पद भी गायब हो जाएगा। घात 2 नहीं होगी तो द्विघात समीकरण होगी क्या? नहीं होगी। और फिर a, b और c क्या होगी? वास्तविक संख्या, यानी कि कोई मान लिखा हुआ होगा। अपन देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर इसके बाद में विविक्ति का सूत्र होता है b² - 4ac। याद रखना आपको, b² - 4ac, b² - 4ac, b² - 4ac क्या होता है? b² - 4ac विविक्ति का सूत्र। विविक्ति का सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। चलिए, फिर होता है यदि द्विघात समीकरण में दे रखी ऐसे, और जहां पर a ≠ 0 है, तब अगर b² - 4ac का मान निकाला, 2 मुँह होता है वो संख्या होती है बड़ी, और जिसकी तरफ सिंगल मुंह होता है वो संख्या होती है क्या होती है बेटा? छोटी होती है। तो यानी कि इसका मान जो है 0 से अगर बड़ा है, 0 से मान बड़ा आएगा तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे, यानी कि मूलों का अस्तित्व होगा। पूछेगा मूलों की प्रकृति। ये जो मैंने लिखा ना बेटा, ये जो फॉर्मूला लिखा ना, ये किस में आएगा? मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति में आते हैं। फिर इसके बाद में b² - 4ac का मान अगर 0 के बराबर आ जाता है तो मूल वास्तविक में क्या होंगे? बराबर, और मूलों का अस्तित्व होगा। बराबर आ जाता है 0 के तो मूल बराबर होंगे। और अगर b² - 4ac का मान 0 से क्या आ जाता है? छोटा। 2 मुंह है 0 की तरफ, इसका मतलब 0 बड़ा होगा, यानी ये छोटा होगा। छोटा मतलब माइनस में आ जाएगा, तो मूल काल्पनिक होंगे। और काल्पनिक यानी कल्पना, कल्पना, कल्पना। और छोरी का नाम नहीं है कल्पना भाई, कल्पना यानी काल्पनिक। कल्पना करेंगे, काल्पनिक, काल्पनिक यानी कि उसका अस्तित्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर? उठाइए एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे अगले जो भी और फॉर्मूले हैं उनको भी समझने का और लिखने का प्रयास करते हैं। क्लियर भाई? ठीक है ना? मामला अपने हाथ में कंट्रोल में चल रहा है। और हाँ, जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार से क्लास को देख रहे हैं, तो आराम से शांति से जुड़ जाइए और कंटिन्यू क्लासेस देखिए। और जो बीच में आए थे तीसरे चैप्टर में आधे दूर में, तो भी वो भी कंटिन्यू देखे। अब नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, नए तरीके से स्टार्ट हुआ, बेहतरीन तरीके से इसको खत्म करो, बेहतरीन तरीके से इसको देखो। और रेगुलर जो ऊपर पढ़ रहे हैं उनको समझो, लिखो, समझो, लिखो, लिखो, समझो, समझो और लिखो। और परिभाषाएं जो भी है जिस चैप्टर की है उन सभी को याद करो और समझो और लिखो। ठीक है भाई? तभी आप मैथ्स में अपना बेस्ट दे पाओगे। बाकी मैथ्स में इंटेलिजेंट और ढकोड़ कोई नहीं होगा भाई, सारे इक्वली होते हैं। हाँ, किसी का दिमाग थोड़ा स्लो चलता है तो उसको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इतना ज्यादा, पर वो भी अच्छा कर सकता है अगर रेगुलर प्रैक्टिस करे तो। ये सारा खेल प्रैक्टिस का है भाई। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस, रूटीन चेंज नहीं होना चाहिए। एक दिन छोड़ दी, 2 दिन छोड़ दी, गुरुजी एक ही दिन में मैं तो हाफ डो भर के गणित पूरी ने सल्टा दूं, तो यूं नहीं हो भाई। आराम से 1 by 1 CD by CD चलना पड़ेगा, तभी मैथ्स अच्छा होगा अपना। ठीक है? तो मूलों की प्रकृति के बारे में अपन ने लिख दिया बेटा। अब इसके बाद में आता है द्विघात समीकरण
को हल करने की विधियां, को हल करने की विधियां, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। ठीक है, कौन कौन सी विधि होती है? पहली होती है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी होती है बेटा श्री बाबा 108 श्री धराचार्य विधि, ये धराचार्य ने दी है ना, श्री धराचार्य विधि। फिर तीसरी होती है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। ये तीन विधियां होती है द्विघात समीकरण को हल करने की, पर ये बेटा अपने सिलेबस में नहीं है, पहले की बुक में थी पर अब कट चुकी है, तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। दो विधियां अपन पढ़ने वाले हैं, गुणनखंड विधि और श्री धराचार्य विधि। और हाँ, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे गुलाब जामुन, मेरे रसगुल्ले, मेरे एसआरजे के जो गैंग है, अगर उन्होंने पहले भी क्लासेस देख रखी है तो गुणनखंड विधि तो उन्होंने पहले ही पढ़ रखी है। प्रश्नावली 2 में भी आया था जिसमें शून्य निकाले थे, शून्य और गुणनखंड का लगभग कबाड़ा सेम ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो गुणनखंड विधि पहले भी पढ़ रखी है, 8th क्लास में भी पढ़ी है अपन ने, 9th क्लास में पढ़ी है, और 10th में कोई नया चीज नहीं है। श्री धराचार्य बाबा 108 जो है ना, ये बाबा 108 जो है ये सब में लगता है, ये सभी में लग जाता है, ये सभी में लगता है। और गुणनखंड विधि सारे सवालों में लगती या नहीं लगती कोई डिपेंड नहीं करता, यानी नहीं लगती है सारे में डिपेंड करता, मतलब लगती नहीं है। श्री धराचार्य विधि सब में लग जाती है और गुणनखंड विधि सब में नहीं लगती है। फिर आते हैं बाबा 108 पर, श्री धराचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र तो वो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटेगा में 2a। ये होता है श्री धराचार्य सूत्र, इससे अपन आंसर निकालेंगे। अब इसके बाद में होता है बेटा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे? x बराबर माइनस बी बटेवा 2a कोमा माइनस बी बटेवा 2a, ये दो मूल होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो उसके मूल क्या होंगे? तो x बराबर माइनस बी बटेवा 2a माइनस बी बटेवा 2a, दोनों ही सेम होंगे, क्योंकि अपन ने कहा ना 0 आ जावे तो आपस में मूल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है और अच्छे से अपन इसको समझेंगे और क्लियर करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और हाँ, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र भी होता है इसमें, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र। ना पेन भी गया, वे मरिया लगता है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग और बाहर क्या आएगा? x प्लस मूलों का गुणा और बराबर में क्या आएगा? 0। तो ये अपनी चौथी जो प्रश्नावली थी ना, उसकी बेसिक सूत्र और परिभाषाएं थी जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी। आई थिंक अब इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं छूटा हुआ है और सारा मैटर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। और छोटी मोटी 2-3 बातें भले अपन समझ सकते हैं। घात है, द्विघात समीकरण की घात क्या होती है? तो नाम से पता चल रहा है, द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है भाई? 2 होती है। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है भाई, अपन मिलेंगे नई क्लास के अंदर और अच्छे से जो है 4.1 प्रश्नावली को भी समझेंगे और आगे की जो भी आने वाली उन सभी को भी समझेंगे। प्लीज थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो उस क्लास को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, पर अपने क्लासमेट्स के साथ ही अपने जो साथीगण हैं उन्हीं को शेयर कीजिएगा। हर किसी को शेयर करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके पापा को आप शेयर करोगे तो पापा कहाँ से क्लास देखेंगे भाई? पढ़ने वाला बच्चा जुड़ेगा तो ही क्लास देखेगा, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। बिना फालतू के फर्जी में शेयर और फर्जी में टिक 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 कोई मतलब नहीं। हाँ, पर कोई पढ़ने वाला हो तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सभी को सीताराम।